अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसमें हम इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और उनका जो एनर्जी प्रोफाइल है उसको भी डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफ़ी आसान भी है और ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है कि आपके रिएक्टेड्स प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उनको कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक लोकल एग्जांपल देता हूँ कार की। गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है वो अगर एक सर्टेन वैल्यू की चार्ज ना हो तो आप जितना मर्जी उसकी चाबी घुमाते रहें, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको एक सर्टेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है स्टार्ट होने के लिए। अगर वो बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अपेरेंटली होता यूं है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स रिक्वायर करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इफेक्टिव कोलिजन में हम यूज करेंगे। सबसे पहले जरा हम इफेक्टिव इनइफेक्टिव कोलिजन्स और मॉलिक्यूल्स के कैसे रिएक्शंस होते हैं जरा उसको हम समझते हैं पार्टिकल्स की कोलिजन्स के थ्योरी के टर्म्स में। जरा देखें, ये है A और ये भी है A, इट मीन्स दिस इज A2 मॉलिक्यूल, और इसके साथ ये है मेरे पास B और ये है B, दिस इज B2 मॉलिक्यूल। व्हेन दीज B2 एंड A2 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, तो होता यूं है ये घूमते फिरते एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, से A2 भागता हुआ B2 के करीब आया, दो कंडीशंस हो सकती हैं। A2 B2 के करीब आएगा तो दो सूरतें हो सकती हैं, या A2 B2 से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले, या A2 की फॉर्म में यानी कि विदाउट रिएक्शन वापस लौट जाए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A2 जब B2 से कोलाइड करने के लिए आया तो A2 B2 से कोलिजन कोर्स के दौरान दो काम कर सकता है, या वो B2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा या वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा और जैसे A2 आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। रिएक्शन कब होगा, मींस आपकी जो रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्शन की सूरत में बनने वाली प्रोडक्ट्स कब बनेंगी, जब कोलिजन इफेक्टिव होगी। जब इफेक्टिव कोलिजन होगी तो आपकी A2 B2 से टकरा के प्रोडक्ट बना देगा, से वो प्रोडक्ट है आपकी AB। अगर इनइफेक्टिव कोलिजन होगी तो आपका जो A2 है वो एज सच वापस चला जाएगा। सो इसका मतलब इफेक्टिव कोलिजन वो होती है, इफेक्टिव कोलिजन वो होती है विच गिव्स या विच गिव राइज टू प्रोडक्ट्स या विच गिव्स प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के टकराने से अगर प्रोडक्ट बन जाए तो इसका मतलब उनकी कोलिजन इफेक्टिव हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने अक्सर देखा होगा कि हम निशानाबाजी करते हैं। हम क्या करते हैं, गन से फायर करते हैं। अगर वो गन की फायर बुलेट अपने टारगेट पे लग गई है तो हम कहेंगे हमारी इफेक्टिव फायर हुई है, यानी कि हमारा निशाना सही बैठा है। और अगर वो निशाना सही नहीं बैठा, कहीं दूर निकल गई है गोली या हमारे निशाने पे नहीं लगी, तो हम कहेंगे ये इनइफेक्टिव फायर हुआ है, हमारा निशाने पे गोली नहीं पहुंची।
सेम इसी तरह मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, अगर वो एक खास तरीके से खास एनर्जी से टकराएं तो वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। अगर एनर्जी ठीक है, उनके पास अच्छी है, मगर उनकी ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे। इसको जरा समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इस इफेक्टिव कोलिजन के कॉन्सेप्ट की दो कंडीशंस देखते हैं। पहला, उनको एक खास मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उससे कम एनर्जी होगी ना तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे। दूसरा, वो एक खास ओरिएंटेशन में टकराएंगे तो जाके इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो ए है ये B2 से इस तरह टकराए और ये है A2, ये जाके टकराया B2 से इस तरह इस डायरेक्शन में, एक टकराया इस डायरेक्शन में, एक टकराया इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन के मुताबिक या ये ओरिएंटेशन के मुताबिक रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इसमें नहीं करेगा। क्यों? इसमें ए बी ने बनना है, तो ए ऑपोजिट टू बी आ रहा है दोनों साइडों से। आप समझें ये H2 है, फॉर एग्जांपल ये H2 है, तो ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये Cl2 है, तो ये दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं। अगर तो ये इस तरह आके टकराते हैं, यानी कि खास ओरिएंटेशन में आके टकराते हैं, तो उससे इफेक्टिव कोलिजन होगी। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो उससे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। तो ओरिएंटेशन का मतलब है खास डायरेक्शन में आके मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना जिससे प्रोडक्ट बने। अब हमारा ओरिएंटेशन वाला तो कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गया। व्हाट इज मिनिमम एनर्जी? ये असल में एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। देखिए, हमने शुरू किया था कोलिजन कोर्स से और अब हम पहुंचे हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for effective collision या to give products। ठीक है, इससे कम एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट्स टकराते भी रहे ना किसी खास ओरिएंटेशन में, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। सो यहाँ इसका सिंबल यूज हुआ है आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर EA, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए अगर आप आर्हीनियस इक्वेशन देखें तो उसमें जो K है वो इक्वल होता है AE माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT। A आर्हीनियस कांस्टेंट है, K जो आपका रेट कांस्टेंट है, E लॉग बेस है, ये EA एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके दरमियान, मैं बनाता हूं लॉग ऑफ K वर्सेस 1/T का ग्राफ, तो एक्टिवेशन एनर्जी इस ग्राफ के ड्रा करने से निकाली जा सकती है, जो आती है माइनस स्लोप मल्टीप्लाई बाय ग्राफ की स्लोप मल्टीप्लाई बाय 2.303 केल्विन। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाना है। खैर, ये आर्हीनियस इक्वेशन की टर्म में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस टॉपिक के अंदर मेंशन करें, लेकिन ये इसका हिस्सा ज़रूर है, आर्हीनियस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड किया जाता है। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी तक है। आप यूँ समझे कि मैं एक गाड़ी को धक्का लगा रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 न्यूटन फोर्स। मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, गाड़ी चली नहीं। मैंने 4 न्यूटन लगाई, नहीं चली। मैंने 6 न्यूटन लगाई तो गाड़ी चल पड़ी, अपनी जगह से हिल गई। 6 न्यूटन फोर्स एक्टिवेशन एनर्जी है। मैं अभी फोर्स की टर्म में एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा हूँ, वैसे तो ये डेफिनेटली किलो जूल होगी, लेकिन आप अगर 4 न्यूटन या 6 न्यूटन जो भी मैंने आपको वैल्यू बताई है वो वैल्यूज तक एनर्जी लगाएंगे तो गाड़ी सिरकना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी, वरना वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। सेम इस तरह मॉलिक्यूल टकराई जाएंगे, ट्रक कोलिजन्स होती रहेंगी, चाहे ओरिएंटेशन में हो चाहे ओरिएंटेशन के बिना हो, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इसने आपस में टकराना है, A2 ने B2 के साथ टकराना है, तो
ये आ गया ए, ये आ गया बी। ठीक है, मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन में बना लिया ताकि आप ये ना कहें कि सर ने ओरिएंटेशन में बनाए बिना ही रिएक्शन करवा दिया। मैंने इसको प्रॉपरली इस तरह बना लिया कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब जब ये इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगी, दरमियान में एक स्पीशीज बनेगी। वो क्या है ये देखिए जरा स्टूडेंट्स, इसमें होता यूं है कि ए और बी जब एक दूसरे से कोलिजन कोर्स करते हैं तो ए और बी आपस में बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जब कोलिजन से पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो कोलिजन करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। उस टाइम उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्लो डाउन हो रहे हैं। मॉलिक्यूल स्लो डाउन होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। किस टर्म्स में? उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो गई हैं, उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश शुरू कर दी है। लिहाजा आप देखें कि उनमें अगर मैं इस की बात करूं, इसमें उन्होंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डेवलप कर दिए जब वो एक दूसरे के करीब आए हैं। एक दूसरे के करीब आके उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी हाई। ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चल पड़े। अभी प्रोडक्ट नहीं बनी, अभी इनका एक दूसरे के साथ यूं समझ लड़ाई चल रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। ये जो इस टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग वाला ये पोर्शन जो है ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान बनता है। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग वाले जो स्टेप्स हैं वो हो रहे हैं, यानी कि ये अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये हाई एनर्जी पे है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब इससे आगे क्या होगा? इससे आगे बड़ा आसान है, क्या होगा देखते हैं। ए इस बी से बॉन्ड बना लेगा और अपना बॉन्ड ए से तोड़ देगा, दूसरा ए दूसरे बी से बॉन्ड बना लेगा और अपना बॉन्ड तोड़ देगा। स्टूडेंट ये देखें हुआ क्या है, आपके दो मॉलिक्यूल्स A2 और B2 एक दूसरे के करीब आए हैं। एक दूसरे के जब वो करीब आए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑपरेट करना शुरू कर दी। उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड रिपल्शन की तरफ चले गए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसमें नए बॉन्ड फॉर्म होने और पुराने बॉन्ड टूटने वाले हैं या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में टूट रहे हैं बॉन्ड और नए बन रहे हैं। ये हाई एनर्जी वाली स्पीशीज है, अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट में चेंज होगी। अगर ए और बी टकरा के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक चले जाते हैं तो प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर वो टकरा के इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते तो वो वापस A2 और B2 की फॉर्म में ही जाएंगे। तो स्टूडेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज अनस्टेबल स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर इफेक्टिव कोलिजन इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग इज हैपनिंग, या वो हो रही होती है। तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, या डेफिनेशन लिख लेते हैं बजाय इसके कि हम इसको ऐसे ही गुजार दें। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसे ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद प्रोडक्ट बन जाती है, ट्रांजिशन है, दरमियान में है। इट इज अनस्टेबल स्पीशीज इन्वॉल्विंग all atoms reacting together। अच्छा, ये वो तमाम एटम्स को इन्वॉल्व कर रही है जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इट हैज हाई एनर्जी एंड ट्रांजिएंट, यानी कि दरमियानी है, इस पे से गुजर जाता है रिएक्शन, इस पे तो गुजर जाता है। और किसके दरमियान ट्रांजिएंट स्टेट है? ये ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दिस इज एंड साइन। अभी मैं आपको इसकी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट की
डेफिनेशन है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, ये मैंने आपकी आसानी के लिए बड़ा सारा करके इस पूरे बोर्ड पे ये डेफिनेशन लिख दी है। आपने याद रखना है, पहली बात तो ये है कि ये तमाम एटम्स को इन्वॉल्व करती है। अंडरलाइन हो गया ये वाली बात, अनस्टेबल है ये भी अंडरलाइन होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और ये हाई एनर्जी वाली स्टेट है, लो एनर्जी वाली नहीं। इसकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों से एनर्जी ज्यादा होती है। आपने कोशिश करनी है आप बुक की डेफिनेशंस को एग्जैक्टली फॉलो करें। अब स्टूडेंट, ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी और इसका रिएक्शन। लेट मी टेल यू वन थिंग, रिएक्शन जब होगा ना तो हीट लॉस भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, हीट लूज भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है। अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट चेंज ऐसा है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज ये शो कर रहा है कि हीट लॉस हुई है, हीट बाहर निकली है, रिएक्शन से बाहर आई है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यह मैं ज़रा पहले आपको डिफाइन कर दूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर नंबर 7 में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं इसकी बेसिक बातें ही बताऊंगा। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एग्जिट होती है, निकलती है, यानी कि इसमें एंथैल्पी चेंज जो है वो होता है नेगेटिव। क्यों? इसमें हीट लॉस होती है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एंडोथर्मिक, मैंने आपको याद है बताया था, इसको याद करने का तरीका ये है। एंडो का मतलब याद रखें एंटर, तो ये होती है इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें जो डेल्टा एच है पॉजिटिव है। हम बड़े इसमें बहुत सी टाइप्स हैं रिएक्शंस की। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो है वो एंडो है, और जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है वो एक्सो है। खैर, अभी हम उन चैप्टर नंबर 7 की बेसिस को डिस्कस करने की बजाय ज़रा अपने एक्टिवेशन एनर्जी में देखते हैं कि एंडो और एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, पाथ ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, और पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए, आपका अभी मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं दैट इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये वाला ग्राफ। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी लॉस होती है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो हाई एनर्जी पे होते हैं, प्रोडक्ट लो एनर्जी में होते हैं। क्यों? जब वो इसमें कन्वर्ट हुए हैं तो उन्होंने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा निकाल दिया, बाहर कर दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, से इट वाज A2B2, ये दो रिएक्टेंट्स थे, H2Cl2 कुछ भी लिख लें आप। इन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। जब इनके पास इफेक्टिव कोलिजन हुई, इफेक्टिव कोलिजन कब होगी? जब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और एक खास ओरिएंटेशन में टकराएंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनानी शुरू कर दी और एनर्जी लूज करना शुरू कर दी, और एंड पे ये प्रोडक्ट बना ली AB। अब जरा गौर से देखिएगा, A2B2 को यहां से उठ के इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो आपस में रिएक्शन स्टार्ट करें। जब रिएक्शन होता है ना उनका, वो पॉइंट जहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये वाले पॉइंट पे ट्रांजिशन स्टेट होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाता है। मसलन आप यूं समझें कि आप A2 और B2 को समझें कि आपने कोई पत्थर, ठीक है, कोई पत्थर पहाड़ की चोटी पे चढ़ाना है, यानी कि पहाड़ की पीक पे ले जाना है। तो आप उसे एनर्जी देते जा रहे हैं। जैसे ही वो पीक पे पहुंचा, वो बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब वो खुद ही प्रोडक्ट की तरफ चल पड़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट, अगर आप ये देखें, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। सो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का फासला कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, दिस इज R, दिस इज प्रोडक्ट, इनके दरमियान ये जो गैप है ये है डेल्टा एच।
अब देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, से रिएक्टेंट की एनर्जी है 2 जॉल, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है 1 जॉल, तो 1 जॉल कहाँ गई? वो निकल गई। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं यूं। अच्छा जी, अब मैं ये तो बनाया ना एक्सो का, एंडो में क्या होता है? ये है रिएक्टेंट R, क्या है रिएक्टेंट A2B2, इनको मैं एनर्जी देता गया, वो हाइट पे पहुंच गए और उन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, रिएक्शन शुरू कर दिया। लेकिन अब जो प्रोडक्ट बनाई ना उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। इन दिस केस जो प्रोडक्ट बनाई इन्होंने उसकी ओवरऑल एनर्जी ज्यादा है। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? रिएक्टेंट से ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का फासला, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये मैं AC लिख रहा हूं, AC का मतलब है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां से रिएक्टेंट से ये फासला, ये कहलाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक की जो इसे एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब स्टूडेंट जरा गौर से देखें, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसकी 2 जॉल एनर्जी है, इसकी है 3 जॉल, तो 1 जॉल कहां से आई? वो इसने अब्जॉर्ब की हुई है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका डेल्टा H होगा पॉजिटिव, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो जरा यहाँ पे ये चीजें पहले मेंशन कर लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसमें एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ग्रेटर देन प्रोडक्ट एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी लेस देन प्रोडक्ट की एनर्जी, या प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर देन, ये मैं जरा पहले लिख लूं फिर मैं, अच्छा ओके फाइन, नाउ दिस इज समथिंग। अब क्या है? अब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये दोनों ही फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि A2B2 मिलके AB बना रहे हैं, AB वापस A2B2 बनाए, तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। रिवर्स रिएक्शन में बनेगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, इस रिएक्शन को दोबारा ड्रा करता हूं लेकिन स्मॉल साइज में। ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। मैंने कहा था कि ये रिएक्शन रिवर्स में चला गया, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उलट गए। तो अब आपका बन गया प्रोडक्ट ये बन गई, रिएक्टेंट ये बन गए। अब आपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक में ये थी। अब रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपने जाना है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, यानी कि यूं समझ लें कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेम रिएक्शन डिफरेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स। क्यों? जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में जाना है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो आपको प्रोडक्ट को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो कन्वर्ट हो रिएक्टेंट्स के अंदर। सो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रिवर्स रिएक्शन के लिए इसमें ज्यादा होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसमें कम होती है। अगर आप इसके 2 ग्राफ देखें, ये आपके सामने 2 ग्राफ हैं। एक मैंने बनाया है ये वाला सिंपल ग्राफ जो ऑलरेडी आपने देखा है, एक इसी को उल्टा दिया, यानी कि मैंने रिवर्स रिएक्शन में चला गया हूं। पहले वाले में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है, तो इसका मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी बदल रही है। स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने की ट्रिक आसान, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का फासला, ये चेंज इन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन देखिए, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो फासला है वो आपने याद रखना है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, आप ओरिएंटेशन सही कर लें या गलत कर लें, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। प्रोडक्ट बनने के लिए आपको उसकी इफेक्टिव कोलिजन कराना बहुत जरूरी है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।